अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से आजकल एक डिबेट चल रही है। हमने भी पिछले दिनों एक शो किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से ख़्वाब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको शर्मिंदा ताबीर करना जो है, यानी उसकी जो मोडालिटीज़ हैं, उनमें काफ़ी लूप होल्स हैं। और उसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ करना भी शुरू किया है। और ये देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अब ऑपोज़िशन ने भी अपना एक स्टैंस जो है वो वाज़ेह करने की कोशिश की है। वो क्या स्टैंस है उसको भी ज़रा बात करते हैं, और साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कल ये फरमाया कि जो सॉफ्ट इमेज है वो कुछ नहीं होता। यानी अगर आप सूट पहन लें और अगर आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न हो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा कोई वेस्ट को पसंदीदा मुल्क बन सकते हैं, लेकिन एज़ सच सॉफ्ट इमेज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी ज़रा 2-3 चीज़ों के बारे में ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें जॉइन कर रहे हैं लंदन से जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। लंदन पोस्ट के रोए रवां हैं। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर शाहिद, मेरा ख्याल है शुरू करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक अरसे से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनको राइट टू वोट भी मिले, उनके लिए कुछ आसानियाँ भी पैदा हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑपोज़िशन जो है वो डिली-डैलिंग के साथ-साथ साज़िशें भी कर रही है कि इस काम को रोका जा सके, और उसकी ऑब्वियस रीज़न है, उसमें कोई न्यूक्लियर साइंस इन्वॉल्व नहीं है। उन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर राइट मिलेगा, तो उनके लिए मामलात ख़राब होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोला है, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि मैं चूँकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहा हूँ, इलेक्शंस भी मैंने कवर किए हैं एज़ ए पोलिंग एजेंट और एज़ ए इलेक्शन ऑब्जर्वर। दूसरे मुल्कों में भी मैं जाता हूँ, तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ हलकों के अंदर अपने कोई जाली वोट इन्होंने बनवाए हुए हैं हज़ारों की तादाद में। और ये जब इलेक्शन शुरू होता है, तो ये इलेक्शन में ये वोट लेके साथ चलते हैं। उसमें वो अब हर पोलिंग स्टेशन में उनके आईडीज़ बनी हुई हैं, उनके वोट बने हुए हैं, और वो वहाँ पे जाके 30-30, 40-40 लोग जो है ना वो वोटिंग करते हैं। और फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक नया पोलिंग स्टेशन ही क्रिएट कर दें जो एग्ज़िस्ट ही ना करता हो, और उसके वोट इन्होंने प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों से छपवा के भी जो है ना वो बक्से इन्होंने भरे हैं। जब इमरान खान कहता था कि 4 हल्के खोल दो, और वो जो थैले जो भरे हुए थे वोट्स के, उसमें वो वोट भी शामिल थे मुबैना तौर पे जो जाली प्रिंटिंग प्रेसों से छपवाए हुए थे। क्योंकि इनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, फेडरल में भी इनकी हुकूमत थी, सारा इलेक्शन कमीशन के टीचर्स और ये सारे लोग इन्हीं के लोग थे। इसी वजह से जरदारी ने कहा था कि ये आरओज का इलेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो नया हमारे जो तारिक मलिक साहब, आपको याद होगा हमने एक अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि तारिक मलिक साहब को नादरा से निकलवाया, तो नून लीग ने, तो अब ये पीटीआई ने उनको दोबारा बुला लिया है और उनसे कंसल्टेंसी ये नादरा के चेयरमैन के हैसियत से जरूर लेंगे दोबारा। तो ऐसी सिचुएशन में नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये नहीं सूट करता, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी यही काम किया कि सिंध के दही हलकों से वोट्स जो है ना उन्होंने शहरी हलकों में, ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ सिंध में, इसमें भी उन्होंने वोट ट्रांसफर करवाए और फिर उनको इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जो बायोमेट्रिक यूज होगा, अगर उसके अंदर अगर हो जाए, ये सब लोग डिजिटलाइजेशन के खिलाफ हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल यूज के खिलाफ हैं ये इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि फिर इनके वो जो हजारों की तादाद में इन्होंने वोट बनाए हुए हैं वो हाँ, तो उनका इनको नहीं क्या मिल बनेगा? सकते। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी इसका जहां तक मसला है, अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो शुरली छोड़ी है, तब एक इंसान के अंदर एक कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत होती है। ये नून लीग जो है, ये तो बिल्कुल इसमें ये तीनों चीजों की कमी है। यानी अदालत ने इनको झूठा डिक्लेयर किया, अदालत ने इनको बेईमान डिक्लेयर किया, और ये इनके बेटे के अकाउंट में से अरबों रुपया निकला है। उसने कहा मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आ गया, कौन मेरे अकाउंट में पैसे तो डॉक्टर डालता रहा शाहिद ने भी हमेशा। ना पता होगा, मतलब वो कह रहा था ना कि मैं बिज़ी था भई, आपको क्या है मसला है इसके साथ? वो कह रहा है मेरे अकाउंट में डाल देखें जाते थे लोग, मतलब हो जाते होंगे लोग देखें इस तरह के होंगे। देखें, बात यह है कि अब एज ए बैंक अकाउंट होल्डर, ये बैंक अकाउंट होल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अकाउंट में होने वाली हर एक्टिविटी का जिम्मेदार होता है।
वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे नहीं पता किसमें। मखदूम अमीन फ़हीम के साथ भी ये हुआ था कि उनके अकाउंट में भी कोई 3-4 करोड़ डाल गया था, तो बाद में उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं कौन डाल गया मेरे अकाउंट में पैसे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और ये कोई 2-4-5 हज़ार की बात नहीं थी, अरबों रुपया उनके अकाउंट्स में आया है। अब शहबाज शरीफ से पूछे, वो कहता है हम सलमान शहबाज से पूछो, सलमान शहबाज से पूछे ये किसके हैं, वो कहते हैं दादा जी से पूछो। यानी एक जलालत का और एक मतलब इससे बदकिरदारी और बददियानती की एक इंतहा है इन लोगों की। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये एहसन इकबाल जैसे लोग जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा अमेरिका से पढ़े हुए, अमेरिका से पढ़ा होने का, मुफ्ता इस्माइल भी अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है जितना वो झूठ बोलता है। यानी कैंपेन आप करें, फैक्ट्स पे करें। आपने तनकीद करनी एज ए अपोजिशन, फैक्ट्स के ऊपर तनकीद करें। आप क्रिएट ना करें फैक्ट्स। ये वो फैक्ट्स को क्रिएट करते हैं, फिर उसको स्नोबॉल करते हैं मीडिया में अपने लोगों की वजह से, और फिर ये तवक्को करते हैं कि सब लोग इनके साथ मिल के चलें या सब लोग इनकी बात माने। प्रॉब्लम ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो वोट है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, अब जो बरतानिया में या जो यूरोप में या कनाडा अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनके पास तो राइट ऑफ नेशनैलिटी है, वो उनमें से कुछ लोग वहाँ के नेशनल्स हैं। लेकिन जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मिडल ईस्ट के और मुल्कों में रहते हैं, उनके पास तो राइट ऑफ नेशनैलिटी नहीं है। नहीं है, वो हाँ। तो मुसाफिर हैं, दूसरे मुल्क में काम करने के लिए गए हुए हैं। वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, वो तो हमारे फॉरेन वर्कर्स हैं जो गए हुए हैं वहाँ पे काम करने। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई किसी सिंध के किसी गांव से इस्लामाबाद में अगर वो काम करने के लिए, इस्लामाबाद तो है ही शहर परदेशियों का, वो तो ईद पे खाली हो जाता है, सब लोग अपने अपने गांव में चले जाते हैं। तो अब हम उनको ओवरसीज तो कंसिडर नहीं कर सकते कि ये बहुत दूर से आए हुए हैं, मुसाफिर हैं, तो हम इनको राइट टू वोट नहीं देते। तो इस चीज को मद्देनजर रख के उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी आ गई इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, तो ये उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो जाली जमहूरियत, बिलावल, ये जो पेपर प्रिंस है, जाली पर्ची प्रिंस जो बना हुआ है, जिसने कभी आज एक दिन तक काम नहीं किया, जो जरदारी की हराम की कमाई का बेनिफिशरी है, वो हमें खड़ा होकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को लेक्चर देता है कि भाई जमहूरियत क्या चीज होती है। यानी जो लोग ये जो कुछ ये सिंध के साथ या सिंध की अवाम के साथ कर रहे हैं, ऐसा तो अगर सिंध के ऊपर अगर कोई फॉरेन पावर भी आके कब्जा कर ले, यानी अगर कॉलोनियल पावर आके दोबारा सिंध पे कब्जा करे, वो भी इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह इन्होंने पिछले 15 साल के अंदर सुबह सिंध के साथ किया। अब जहां तक रहा ओवरसीज की लेकिन मोडालिटीज, जो शहबाज शरीफ ने जो बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जी 5-7 उनको कौमी असम्बली की सीटें दे दें, 2 एक सेनेट की सीटें दे दें और मामलात को हल कर लें। तो इसमें क्या हर्ज है वैसे डॉक्टर साहब? उनकी देखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन तो हर्ज हो ये जाएगी। है, इसमें हर्ज ये है कि जैसे हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम कोई मिनोरिटी तो नहीं है कि ये हमें स्पेशल सीट दें, या कोई हम डिसेबल्स हैं, या कोई हम सिख हैं, या कोई हिंदू है, या कोई कादियानी है, क्या है कि हमें ये मिनोरिटी के तौर पे हमें सीटें दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें पाकिस्तान के अपने हलकों में वोट डालने का हक है। हम जिस हल्के में हमारा घर है, जिस घर में हल्के में हम रह के रिहायशी हैं, हमें ये हक हासिल है कि हम उस हल्के के नुमाइंदे को अपना वोट दें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने घर ही जाते हैं ना, हम कहीं और तो नहीं जाते। तो ये तो बिल्कुल एक, उन्होंने अपने हमजा शहबाज और मरियम नवाज और जैसे ये हुसैन नवाज, हसन नवाज जो भाग के यहाँ पे आए हुए हैं, आबद शेर अली, इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए छोड़ दिया। ये तो नहीं, बिल्कुल तो एक, इसका मतलब ये है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो सीटें होंगी 5-7, वो भी अपने घर में ही रखेंगे। जी वो उसमें उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, वो कैसे उनको मिलेंगे। अब जो इन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, ये जो उसने औरतों की, जो खवातीन की जो नशिस्तें क्रिएट की, और उसका क्या नतीजा निकला कि जो जो घर की कोई नौकरानी, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई कुछ इस तरह की जो लोग थे, जो लॉयलिस्ट थे, उनको इन्होंने ला के पार्लियामेंट में बिठा दिया। ये उनका कोई, नर्स के ऊपर आपने खास जोर दिया है वैसे। जी बिल्कुल, वो मतलब नर्सिंग का जो शोबा है, जाहिर है काबिल एहतराम शोबा है, लेकिन मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। ये जो मरियम औरंगजेब है इसकी माँ, और ये इनकी नर्स थी, ये इनके तमाम जो मेडिकल इश्यूज थे, वो मैं तो डिस्कस डिस्क्राइब नहीं करता,
वो उनको ये डील करती थी। और अब उसकी जो गुफ्तगू एक शख्स जिसको जो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकता, वो पाकिस्तान के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन पे खड़े होकर वो तनकीद करते हैं। तो तो फिर मेरे आप ख्याल क्या से कह तो रहे ये हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो खत्म की जानी चाहिए और उनको डायरेक्टली इलेक्ट करवाया जाए? बिल्कुल, जैसे बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं पाकिस्तान पार्लियामेंट में जो डायरेक्ट इलेक्शंस लड़ के आई हुई हैं। ये किस तरह एक फेयर हो सकता है कि जो खवातीन, जैसे ज़रताज गुल है, वो लाख 1.5 लाख वोट लेके इलेक्शन जीत के आई हुई है, और मरियम औरंगजेब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो दोनों पार्लियामेंट में बैठ के वो दोनों कैसे बराबर हो सकते? तो इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और ये जस्ट फॉर द और इसके साथ साथ एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी एफिकेसी आप देखें पिछले 20 साल की, जब से मुशर्रफ ने इनको वोट दिया था उस वक्त से लेकर आज तक इन्होंने किया क्या है खवातीन के लिए, ये भी मेरा ख्याल है कि मद्देनजर रहना चाहिए। देखें, एक मिसाल आपने वो जो कशमाला तारिक थी, उसको भी, वो भी इसी ग्रोह के अंदर शामिल थी, और वो उसने जो गोल्ड डिगर का जो रोल अदा किया इस्लामाबाद में, वो चारों लोग जो उसके कार के नीचे आके, गाड़ी के नीचे आके मारे गए थे, उनको उन्होंने उनके साथ उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट डील कर ली। दे गॉट अवे विद मर्डर, दे गॉट अवे विद एवरीथिंग। तो सो इस तरह के कैरेक्टर क्रिएट, ये तो बहरहाल एक लंबी बहस है। हाँ। कमिंग बैक टू दी ओवरसीज के इशू पे, अ, जो मैंने अपना जो नाइकॉप कार्ड है वो मैंने ऑनलाइन बनाया। मैंने ऑनलाइन जाके अपना रजिस्टर हुआ, मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी पासपोर्ट, अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए, और मैंने उसके बाद अपनी फीस पे की, और कुछ दिनों के बाद मेरे घर पे रजिस्टर्ड डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान से नादरा ने भेज दी, और वो नादरा कार्ड मेरे घर पे डिलीवर हो गया। तो जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी इज फुल प्रूफ। आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नादरा की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एक्टिविटी है, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने मेरा आईडी कार्ड, जो वोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने मेरे घर पे एक सिक्योर वे पे डिलीवर किया। और पाकिस्तान का जो नादरा का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब वोटिंग के लिए जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, जो मुझे किसी से पता चला, कुछ मीडिया में भी इस पे बात हुई, उस पे उन्होंने ये कहा कि आप जिस हल्के के भी रिहायशी होंगे, आप जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे वहां पे जाके, और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां से आपको सिक्योर ईमेल आएगी आपकी ईमेल पे। वहां से आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो वोट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपना वोट डालने लगेंगे, तो आप वहां पे अपना जो आईडी है, जो नाइकॉप कार्ड है या पासपोर्ट है, उसका नंबर आप डालेंगे। उसके उसके बाद आपके हल्के के जो भी कैंडिडेट होंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी सामने। आप उसमें जिसको भी क्लिक करेंगे तो वो वोट उसको डिलीवर हो जाएगा। एंड आई थिंक इसके अंदर अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ठीक ये है। एक बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें किसी किस्म की वो नहीं है, क्योंकि जो 3 4 5 स्टेप्स जो उन्होंने रखे हैं सिक्योर बनाने के, वो सारे स्टेप्स जो है वो मीट हो रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के अपना वोट जो है वो उसको दे सकता है, ठीक। अपने हल्के के अंदर अल्लाह दे करे कि सकता है। ये मामला जो है इस तरह इनको हैंडल किया जा सके, क्योंकि जो हमने शो पिछले दिनों में किया था उसमें विद प्रूफ्स हमने बताया था कि क्या क्या चीजें जो हैं वो लैग कर रही हैं और क्या क्या चीजें जो हैं वो इनको ठीक करनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस उसको ठीक करेंगे ये मामला जो है ये हल नहीं होंगे। जरा अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल वो गए हुए थे यूनिवर्सिटी में और उधर उन्होंने कहा कि ये जो सॉफ्ट इमेज का इन्होंने शुरू किया था इनलाइटन मॉडरेशन का मुशर्रफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि ये सूट पहन लेने से या अंग्रेजी मुंह मोड़ के अगर आप बोल लें तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न हो गए। तो इसमें कैसे यानी इम्तियाज कैसे किया जाए कि किस तरीके से हम अपने आप को जदीदियत की तरफ लेके जाएं? देखें, इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा, और मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि वो ये कह रहे थे कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ रहना चाहिए, जो आप हैं आपको वही डिस्प्ले करना चाहिए, उसी पे बात करनी चाहिए। जहां तक रही अंग्रेजी बोलने की बात, तो अंग्रेजी एक जुबान है, उसको बेशुमार लोग बोलते हैं। यहाँ पे बेशुमार ऐसे अनपढ़ गोरे भी हैं जिनको जो अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि उनकी मादरी जुबान है। तो अंग्रेजी बोलने से तो आपकी कोई जहानत में तो कोई इजाफा नहीं हो जाता, एक टूल है।
इस तरह फ्रेंच है, इस तरह रशियन है, जर्मन है, जिस तरह बाकी जुबानें, अरबी है, टर्किश है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुशर्रफ के ज़माने में मामला हुआ वो ये था कि उन्होंने इनको डिफेंसिव की तरफ लेके गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो इस्लाम की वजह से पैदा हो रहे हैं। हालांकि जो तमाम मुल्कों पे हमले हो रहे थे वो उन मुल्कों ने किए हुए थे। मुस्लिम लैंड्स वर इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड बाय द वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स। इराक, सऊदी अरेबिया के अलावा यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, ये जितने मुल्क हैं, ये सोमालिया, ये तमाम मुल्कों के अंदर ये तमाम मुस्लिम लैंड्स हैं। इनको किसने इन्वेड किया? इनको कॉलोनियलिस्टों ने इन्वेड किया। वो कौन लोग हैं? वो वह सारी वेस्टर्न क्रिश्चियन पावर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उन्होंने आपको ब्लेम किया और बजाय आपने उनको रिबटल देने, उनके सामने ये कहने के कि जनाब हम तो विक्टिम है आपकी दहशत स्टेट टेररिज्म का, आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जो एक जो स्टेट टेररिज्म है, सबसे पहले उन्होंने जो यूएन के अंदर किसने जाके बताना था कि भाई टेररिज्म की डेफिनेशन हमें बताएं। एक स्टेट टेररिज्म कर रही है या कोई इंडिविजुअल अगर टेररिज्म कर रहा है तो उसके साथ उसके रिलीजन को कैसे आप जो है वो लिंक कर सकते हैं उसके। अगर कोई गोरा या क्रिश्चियन करता है तो आप कहते हैं कि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। अगर कोई मुसलमान किसी उसमें पढ़ा जाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये मुस्लिम टेररिस्ट है, इस्लामिक टेररिज्म हो गया। तो आपने जो वेस्ट ने या जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने जो स्पिन किया कि उन्होंने विक्टिम को परपेट्रेटर शो कर दिया, यानी जो उनके जुल्म का शिकार लोग थे उन्होंने उसी को मुजरिम बना के पेश कर दिया और आपने इस आर्गुमेंट को बाय कर लिया। आप अपने आपको मॉडर्न साबित, भाई मॉडर्निज्म का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है आपकी अंग्रेजी से, आपके लिबास के साथ। मॉडर्निज्म का ताल्लुक है आपकी, आपने कितनी तालीम हासिल की, आपने कितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, आपकी और बहुत सारी चीजों में क्या जो कॉन्फिडेंस हुआ। तो हमारी जो एलीट है पाकिस्तान में वो अब मतलब पाकिस्तान के जो 3 हमसाया मुल्क हैं, चाइना है, ईरान है और अफगानिस्तान है, इन तीनों मुल्कों में जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेजेस, अपनी जबान में वो सब कुछ पढ़ाते हैं। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से, जिनके इंडिया का कोई टीवी चैनल लगा ले वो भी धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं, पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल लगा ले वो भी आधी अंग्रेजी आधी उर्दू बोलते हैं। तो जो इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था, एक खुदी का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक कॉन्फिडेंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो शाहीन का जो कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, ये मैं आप एक्सक्लूसिवली आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका को या वेस्ट को इस चीज से खतरा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान की फौज कितनी बड़ी है। उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान और तुर्की वो वाहिद मुल्क हैं, दुनिया के 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने आज से 150-200 साल पहले बड़ी बड़ी अंपायर जिन्होंने चलाई। यानी तुर्किश अंपायर जो थी वो लेबनान से लेके तो ऑस्ट्रिया तक थी, और नॉर्थ अफ्रीका का ये सारे मुल्क ये ओटोमन अंपायर का हिस्सा थे। और इसी तरह हिंदुस्तान में यानी पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो था काबुल तक जो था वो उस अंपायर में शामिल था, जो मुगल मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अंपायर जो बनी। तो इनको ये खतरा है कि ये लोग जो है ना ये अंपायर बिल्डर्स हैं। अभी जो ये आपने ये जो करतारपुर कॉरिडोर जो आपने खोली, इसके अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो उनमें रिलीजियस टॉलरेंस कितनी है, दूसरे मजहब को ये कैसे लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग इस पे आर्गुमेंट करेंगे बहुत, लेकिन वो एक फ्रिवलस सी बात है। मैं एक जनरल आपकी पिछले 1200-1400 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, स्पेन और आप बगदाद में जो अंपायर थी, तो इनको सबसे बड़ा ये खतरा है पाकिस्तान से भी और तुर्की से भी। और इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की जो साइकोलॉजिकल टूल्स जो हैं वो उसको छेड़ते हैं। और हमारे लोग एक ये वो इनलाइटेड मॉडरेशन का जनरल मुशर्रफ ने कि शराब लेकिन लोग ये जो उसको इंग्लिश वाला मामला है डॉक्टर साहब, यानी इंग्लिश आएगी तो हम मॉडर्न होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर एक रसूख हासिल कर चुका हुआ है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अनपढ़ है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो सीएसएस टॉप नहीं कर सकता,
वो CSS का एग्जाम नहीं दे सकता, वो अफसर नहीं बन सकता। तो ये जो हमारे इनहेरेंट फ्लॉज हैं हमारे अंदर, और बल्कि ये गुलामाना जहनियत जो है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब तुर्की में जब इनकलाब आया और सल्तनत उस्मानिया खत्म की, जो था तुर्क ने सबसे बड़ा जुल्म किया। उसने जो जो स्क्रिप्ट था, अरबिक स्क्रिप्ट से उसको वो लैटिन स्क्रिप्ट में ले आया। उससे क्या नतीजा निकला कि जितने पढ़े लिखे लोग थे ओटोमन, जिनके पास नॉलेज था, स्किल्स थी, वो सब के सब लोग एक तरह से जाहिल हो, दे लॉस्ट ऑल एंड एवरीथिंग। इसी तरह हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो इन्होंने अरबी और फारसी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्ट की लैंग्वेज थी, उसको उन्होंने खत्म करके अंग्रेजी राज कर दी। तो आपके तमाम शायर और इंटेलेक्चुअल्स और जो वर्किंग क्लास थी वो सब के सब जाहिल हो, जीरो हो गई उनकी स्किल्स जो थी। और ये इसकी वजह से वो लोग, उन्होंने अपना बहुत ज्यादा वक्त जो है वो उस चीज में लगाया कि ये जबान सीखी जाए। हालांकि वो तो उसके पीछे एक मुकम्मल एक साजिश थी। अभी भी आप तुर्की के अंदर जाएं तो वो जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल हमारी उर्दू लगती है, जैसे वो उर्दू बोल रहे हैं या फारसी बोल रहे हैं या अरबी बोल रहे हैं। लेकिन जब वो लिखते हैं तो उसको पढ़ना थोड़ा सा, इसी वजह से जो ओल्ड ओटोमान है, अगर वो लिखी हो तो आप बड़े आसानी से उसको पढ़ लेंगे। मैं भी पढ़ लूंगा उसको। तो ये बड़ा डीप एक था। ये काजिकिस्तान में भी हुआ कि काजिकिस्तान ने अपना जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज करके इंग्लिश स्क्रिप्ट के साथ वो लेके आए, और अगले 1-2 साल के अंदर वो उस स्क्रिप्ट को राइज कर देंगे, क्योंकि रशियन लैंग्वेज जो है वो दूसरे स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में बाकायदा अदा करी। अब मैं अलमाती लाइब्रेरी में गया तो वहां पे जो किताब पढ़ी हुई थी ओल्ड काजाक के अंदर, वो उसको मैं पढ़ सकता था। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे उर्दू लिखी हुई है। या ये जो ईस्ट तुर्किस्तान है, जिसको शिनजान प्रोविंस है? कहते हाँ, हैं, हाँ, वो लोग जो जिस तरह लिखते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह उर्दू में लिखते हैं। हमारी तरह का स्क्रिप्ट है उनका। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। और पाकिस्तान में स्पेशली जो इन्होंने इल्लामा इकबाल को डाउनग्रेड किया है, इल्लामा इकबाल की छुट्टी खत्म कर दी, इल्लामा इकबाल की शायरी को इन्होंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की। क्योंकि इकबाल जो बताता है, इकबाल जो बात करता है, वो इनमें से किसी को हजम नहीं होता। उसके मुकाबले में ये मुंह बिगाड़ बिगाड़ के जिन लोगों का, फॉरेन ऑथर्स का या फॉरेन फिलोसफर्स का जिनका ये जिक्र करती है पाकिस्तान की, इनको उनके बारे में कख नहीं पता। सही ये बात। उन लोगों का असल में असल। असल में तो बेसिकली यही बात है कि अगर आपके अंदर हमीयत है तो जुबान कोई भी हो वो आपका साथ देगी इंशाल्लाह। और इसी तरह हमने टर्क्स को भी देखा। टर्क्स जो हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन उनके अंदर इसकी एक सबसे कौमी बड़ी हमीयत है। मिसाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक अनपढ़ अफगान को ये पता है कि मेरी आज़ादी के ऊपर कब्जा करने के लिए, आज़ादी को सल्ब करने के लिए बैरून मुल्क से लोग आए हैं और मैंने इनसे लड़ना है। उन्होंने कोई अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच नहीं सीखी। उन्होंने उन्होंने कहा हम पहले भी लड़ते रहे, हम आइंदा भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कभी किसी एम्बेसी के सामने, कभी किसी नंबर 10 के सामने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। वो पिछले 22-40 साल से वो लड़ रहे हैं। पहले रशियंस के साथ लड़ रहे थे, फिर अब वो अमेरिकनों के साथ लड़ते रहे। उनके साथ वो जब दोहा में मुज़ाकरात करने जाते हैं तो वो पगड़ी बांध के, शलवार कमीज पहन के जाते हैं। उनमें से कोई उनको तो सूट किसी पहन ने के नहीं नहीं कहा। जाता। और और उनको और, किसी ने नहीं और कहा। कोट पैंट पहनने और वाले जो उनके सामने हाथ बांध के और खड़े हुए होते हैं। उनके सामने पोम्पियो जो है वो हाथ बांध के खड़ा होता है, और ठीक बात। तालिबान वाला बंदा जो है वो शलवार कमीज पहन के हाथ खोल के खड़ा होता है। यही तो कौमी हमीयत है। ये पाकिस्तान में जो हमने एक करप्ट बदमाशियां क्रिएट की है, मरीम नवाज और ये जो मरीम नवाज और बिलावल जरदारी, उसका उस पौधे का एक फल है, उसका एक पॉइजनस फ्रूट है हमारे सामने, जो मुल्क को लूटते हैं। और लूटने के बाद जिन लोगों को लूटा होता है उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से, ये हमारी तुम्हारी वजह से। गलती है, तुमने इमरान खान को क्यों वोट दिया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो रिवर्स क्रिटिसिज्म है, रिवर्स अटैक्स, ये सब का सब जो है वो साइकोलॉजिकल साइऑप्स का हिस्सा है ठीक। कि आप ऐसे ठीक। करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोगों को मुसल्लत करें इन मुल्कों के ऊपर, जो अपने आप को, जिनमें कोई गैरत ना हो, कोई कौमी गलत ना हो। अहमियत ना हो। यानी अगर चोरी कर ले, जाली कैलिबरी फॉन्ट दे दे सुप्रीम कोर्ट में, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो जो हाँ, पर्ची प्रिंस है वो जाली विल की बुनियाद पे, जाली वसीयत की बुनियाद पे उसने पूरी पार्टी हाईजैक कर दी। और तमाम बड़े बड़े चौधारी और वो जो
पोनी टेल है, सेनेट का चेयरमैन था, वो 18वीं तरमीम उसने जिस तरीके से पास करवाई, ये वो डायनामाइट है जो पाकिस्तान की जड़ों में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और अल्ताफ हुसैन लगा गए लगाए पिछले 20 साल के अंदर। और उनसे हमें इसी बचना वजह है। से FATF जो है वो उसी चीज का फ्रूट है। हम बस पे बात करेंगे लेटर ऑन। FATF पे हम एक और लेकिन प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो आपने बातें की हैं उसके ऊपर अमल भी हम कर सकें, और हमारी कौम जो है उसके अंदर एक हमीयत और जो एक गैरत है वो बहुत जरूरी है उसके अंदर। जो इकबाल ने कहा था ना कि गैरत है बड़ी चीज, वो जो गैरत वाकई बड़ी चीज है। तो इसमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस तरह के हमें हुक्मरान दे जो हमें बता सकें कि कौमी हमीयत क्या होती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है, मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे इसरा किसाना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।